हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे पसंदीदा लोकप्रिय बायोलॉजी चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में, जहां अपन चर्चा कर रहे थे क्लास 12th में एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसका चैप्टर देख रहे थे लेसन 12, जिसका आज पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट कल अपलोड कर दिया था। अगर किसी स्टूडेंट्स ने कारणवश नहीं देखा है तो वह चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या अपन कहेंगे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें जाकर उसे ज़रूर देख सकते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। जो पहली बार चैनल से जुड़े हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए, अपन ने कल के वीडियो में मधुमक्खी के नॉर्मल कैरेक्टर, उसके नर, श्रमिक और जो अपन मानते हैं कि रानी, 3 प्रजातियों के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन बात करेंगे जो मधुमक्खी पालन होता है, इसे एपीकल्चर कहते हैं, उसके बारे में। तो अब साथ साथ मैं आशा करता हूँ नोट्स भी बना रहे होंगे। तो मधुमक्खी पालन हेडिंग रहेगी। तो मधुमक्खी पालन कृत्रिम मधुमक्खी छत्ते में जो एक लकड़ी के बक्सेनुमा संरचना होती है ना, उसमें किया जाता है। यानी मधुमक्खी पालन करने के लिए एक छत्ते की आवश्यकता होती है, जो एक लकड़ी के बक्सेनुमा एक संरचना होती है। उसमें अपन क्या करते हैं, मधुमक्खी का पालन किया जाता है, जिसका एक हिस्सा क्या होता है, दरवाजे के समान खुलने एवं बंद करने वाला होता है। एक हिस्सा क्या होता है, दरवाजे के समान अपन कह सकते हैं, खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। यह बक्सा 2 भागों में बटा होता है। ऊपरी जो भाग होता है वह 1/4 होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये दिखाई भी दे रहा है, डायग्राम थोड़ा स्पष्ट नहीं है, ये यहाँ पर दिखाया गया मधुमक्खी पालन। जो शहद का खंड कहलाता है, ऊपरी भाग जो होता है वह शहद का खंड कहलाता है। जब कि नीचे का जो होता है 3/4 भाग क्या करता है, शीशों का खंड होता है। दोनों भागों के बीच में एक जाली इस प्रकार लगी रहती है कि उसके छिद्रों से श्रमिक मधुमक्खियां ऊपरी खंड में आकर शहद एकत्रित कर सके। दोनों भागों के बीच में एक जाली लगी रहती है, जिससे छिद्रों से श्रमिक जो मधुमक्खी आती है वह ऊपरी खंड में आकर शहद एकत्रित कर सके। परंतु रानी आकार में बड़ी होने में जाली में से होकर नहीं आ सकती है। रानी का आकार बड़ा होता है, इसलिए वह जाली से बाहर नहीं आ सकती है। अन्यथा वह शहद वाले खंड में भी अंडे दे सकती है। यह बक्सा जो होता है वह पूरी तरह से क्या होता है, बंद होता है। जो बक्सा होता है वह अपन देखते हैं पूरी तरह से क्या होता है, बंद होता है। और इसके पेंदे में सिर्फ एक छेद होता है। उस पर भी जाली के आकार ऐसा होता है कि सिर्फ श्रमिक ही इस बक्से में आ जा सके, लेकिन रानी ऐसा नहीं कर सकती। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि इसका जो बॉक्स होता है वह लकड़ी का बना हुआ होता है और उसके 2 खंड होते हैं। एक भाग अपन 1/4 देखते हैं तो दूसरा 3/4 होता है। दोनों खंडों में अपन कहते हैं जालियां लगी हुई होती हैं, जिनसे जो श्रमिक होते हैं वे केवल अंदर बाहर आ जा सकते हैं। अन्य जो अपन मान सकते हैं, रानी मधुमक्खी का शरीर का आकार बड़ा होने के कारण बक्से में वह नहीं आ पाती, बक्से से बाहर वह नहीं आ पाती है। तो यह संरचना बक्से की होती है। फिर आगे देखिए, इसी में अपन चर्चा करते हैं। बक्से के अंदर कृत्रिम छत्ता, मोम की परत वाली धातु या प्लास्टिक की प्लेटें होती है, जिसमें षटभुजाकार अपन कहते हैं कोष्ठ पाए जाते हैं। बक्से के अंदर कृत्रिम छत्ता, मोम की परत वाली धातु या प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं, जिसमें षटभुजाकार कोष्ठ होते हैं। ये क्या करते हैं, छत्ते के निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं। छत्ता जो बनता है उसके निर्माण हेतु आधार का कार्य करते हैं। इस प्रकार के छत्ते की प्लेटों को बक्से के ऊपर वाले खाली स्थानों में इस प्रकार एक दूसरे से उचित दूरी पर लगे होते हैं, जिससे मधुमक्खियां समानांतर लगे छत्तों को शहद से भर सके। यानी इसके अंदर एक दूसरे से उचित दूरी पर जो छत्ते होते हैं वह लगे रहते हैं, ताकि मधुमक्खियां आसानी से इसमें शहद का निर्माण कर सके। फिर अन्य उपकरण जो अपन देखते हैं, इनके अलावा और क्या उपकरण काम में लेते हैं मधुमक्खी पालन में, एपीकल्चर में,
तो सिर ढकने की एक जाली नेट काम में लेते हैं। तो मच्छरदानी के कपड़े के समान जालीदार उपकरण जिससे मुंह, सिर व गर्दन तक का भाग ढक जाए उसे भी काम में लिया जाता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से काम में लेते हैं। कई बार मधुमक्खियां वगैरह अटैक कर दें तो खुद की सुरक्षा के लिए इसे काम में लिया जाता है। दूसरा, रबड़ के दस्ताने, हैंड ग्लोव्स। तो मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए इसको पहना जाता है। मधुमक्खियां डंक न मार दे उससे बचने के लिए अपन कहते हैं रबड़ के दस्ताने पहने जाते हैं। फिर थर्ड जो होता है वो होता है धुआं यंत्र, यानी कि स्मोकिंग इक्विपमेंट। यानी शहद की प्राप्ति हेतु टिन का बना एक डिब्बा होता है जिससे धुआं छोड़ा जाता है, जिससे जो छत्ते की मधुमक्खियां होती है वह क्या हो जाती है, उड़ जाती है और छत्ते से शहद जो होता है वह प्राप्त कर लिया जाता है। फिर लोहे की जो चपटी प्लेट होती है जिसे स्क्रापर कहते हैं। तो बक्से के पेंदे को साफ करने के लिए लोहे की बनी एक चपटी प्लेट होती है। बक्से के पेंदे को साफ करने के लिए लोहे की बनी एक चपटी प्लेट भी इसमें काम में आती है। फिर अपन देखते हैं चाकू, नाइफ। इसे गर्म करके शहद की प्लेटों के कोष्ठकों के ऊपर बने मोम निर्मित मुख को स्पर्श करते हैं जिससे उनके मुख खुल जाए। यानी इसे गर्म करके शहद की प्लेटों के कोष्ठकों के ऊपर बने मोम निर्मित मुख या मुख को स्पर्श करते हैं जिससे उनके मुख खुले जाते हैं। फिर पांचवा जो उपकरण होता है वह होता है शहद निकालने का उपकरण। तो शहद निकालने के लिए उपकरण काम में लेते हैं। शहद से भरे हुए छत्तों को इसमें डालकर इस प्रकार घुमाया जाता है कि शहद प्लेटों के कोष्ठकों से अपकेंद्रीय बल द्वारा शहद क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और उसके पश्चात नल की टोंटी खोलकर शहद को बाहर निकाल लिया जाता है। यानी शहद निकालने का उपकरण होता है। इसके अंदर क्या करते हैं अपन, छत्ते को तोड़कर उसके अंदर डाल दिया जाता है, फिर उसको घुमाया जाता है जिसके कारण शहद की जो प्लेटें वगैरह होती है उनसे शहद जो होता है वह बाहर आ जाता है और फिर उसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये अपन मानते हैं शहद प्राप्त करने की विधि। फिर मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्ते से पकड़ कर कैसे पाला जाता है। तो हेडिंग रहेगी मधुमक्खियों को प्राकृतिक छत्ते से पकड़कर पालना। देखिए, किसी प्राकृतिक छत्ते से ही शाम के समय रानी, नर व श्रमिक मधुमक्खियों को पकड़कर कृत्रिम छत्ते में छोड़कर इनके खाने के लिए कुछ दिनों तक शरबत रख देते हैं। यानी मधुमक्खियों को अगर अपने को पकड़ना है तो क्या करते हैं, किसी प्राकृतिक छत्ते से ही शाम के समय रानी, नर व श्रमिक मधुमक्खियों को पकड़कर कृत्रिम छत्ते में छोड़ दिया जाता है और इनके खाने के लिए यानी कि चीनी से बना पेय पदार्थ शरबत रख देते हैं। कृत्रिम मधुमक्खी पालन केंद्र से लाकर भी इनको पाला जा सकता है। इनके प्रवास के दिनों में एक कपड़े के टोपी के अंदर शहद लगाकर टांग देते हैं। प्रवास जब यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं उस समय क्या करते हैं, कपड़े के टोपी के अंदर शहद लगाकर टांग देते हैं। जब मधुमक्खियां इसमें आकर बैठ जाती है तब इनको कृत्रिम छत्ते के बक्से में छोड़ दिया जाता है। यानी पहले तो अपन कपड़े में शहद लगाकर उनको वहां एकत्रित करेंगे, जब आकर बैठने लग जाएगी तो उन्हें कृत्रिम छत्ते के बक्से में छोड़ देंगे। फिर जो रानी मधुमक्खी होती है ना, वह रानी मधुमक्खी को प्रत्येक वर्ष बदलना पड़ता है क्योंकि रानी एक वर्ष की आयु के होने के पश्चात दूसरे वर्ष अंडे देना शुरू करती है एवं एक वर्ष अंडे देने के पश्चात वह क्या हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है। अतः पुरानी रानी को छत्ते से निकालकर नई रानी को उसी छत्ते का शहद लगाकर बक्से के शिशु खंड में छोड़ने से श्रमिक उसको स्वीकार कर लेते हैं। रानी का निर्माण कल आपको बताया था कि जो रॉयल जेली के खिलाने से यानी इनके जो अपन मानते हैं लार्वा होते हैं उनको रॉयल जेली खिलाते हैं तो रानी का निर्माण होता है। फिर अपन देखते हैं कि जब वातावरण में ऋतु के अनुसार पुष्पों की कमी दिखाई दे तो इनको कृत्रिम भोजन यानी 2 भाग चीनी में 1 भाग पानी मिलाकर देना चाहिए। 2 भाग चीनी में 1 भाग पानी मिलाकर देना चाहिए एवं बक्से को श्रमिक मधुमक्खियों के छिद्र के अलावा बंद ही रखना चाहिए। बक्से को अपन मान सकते हैं श्रमिक मधुमक्खियों के छिद्र के अलावा बंद रखना चाहिए, अन्यथा शहद एवं मोम खाने वाला कीट एवं पक्षी इसके छत्तों को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो जब वातावरण में ऋतु अनुसार पुष्पों की कमी दिखाई दे ना, तो इनको कृत्रिम भोजन यानी कि 2 भाग चीनी में 1 भाग पानी मिलाकर शरबत के रूप में इन्हें देना चाहिए। और बक्से को श्रमिक मधुमक्खियों का छिद्र खुला रखना चाहिए और बंद कर देने चाहिए छिद्र, ताकि अन्य कोई कीट पक्षी इस छत्ते को नुकसान न पहुंचा सके। ये भी अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये तो थी एपीकल्चर की बातें। कई बार पूछ लिया जाता है मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। या एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन ही क्या होता है, एपीकल्चर होता है। अब बात करेंगे अपन कृषि में महत्व है मधुमक्खियों का, कृषि में क्या महत्व होता है। तो देखिए कृषि में महत्व, फर्स्ट, मधुमक्खी के पश्चवक्ष मेटाथोरेक्स की टांगे अर्थात सबसे पिछली टांगे रोएदार बालों से ढकी रहती है, जो ब्रुश की तरह कार्य करती हुई पराग थैली बनाती है, जो ब्रुश की तरह कार्य करती हुई पराग थैली का निर्माण करती है। जब मधुमक्खी किसी पुष्प के स्त्रीकेसर की नली से मधु प्राप्त करती है ना, तो उस पुष्प के परागकण इसकी पिछली टांगों के बालों में एकत्रित हो जाते हैं। परागकण जो होते हैं नरयुग्मक वह उससे चिपक जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। और जब ये दूसरे पुष्प पर जाती है तो उस पुष्प पर वे क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार अपन मानते हैं कि परागण क्रिया के पश्चात बीज का बनना संभव होता है। इस प्रकार से समस्त पृथ्वी जगत के फल वृक्ष, पुष्पीय पादप, सब्जियों, खाद्यान्न फसलों की परागण क्रिया में 80% हिस्सेदारी जो होती है वह मधुमक्खियों की होती है। कई प्रकार के पौधों के पुष्पों की बनावट ही ऐसी होती है, पुष्पों की बनावट ही ऐसी होती है कि वह परागण क्रिया के लिए मधुमक्खियों पर ही निर्भर रहते हैं। मुख्य रूप से अपन देखते हैं कि मधुमक्खियां क्या करती है, परागण के लिए जरूरी होती है। पादपों में जो परागण की क्रिया होती है जिसमें परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वे पादप जिनमें अपन मानते हैं परपरागण होता है, तो उनमें मधुमक्खियां जो होती है वह कीट परागण की क्रिया करती है। जब ये मकरंद के लिए पुष्प पर जाकर बैठती है तो उनके परागकण या नरयुग्मक होते हैं ना, वो उनके पंख या रोमों के चिपक जाते हैं और जब वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाते हैं तो वहां पर गिर जाते हैं, जिससे परागकण का स्थानांतरण वर्तिकाग्र तक हो जाता है और परागण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। पहला योगदान तो कृषि में इसका ये मुख्य रूप से ये होता है। दूसरे योगदान की बात करते हैं अपन कि परागण क्रिया के अतिरिक्त मधुमक्खियों से एक लाभ और होता है। यदि पुष्प एक ही जाति के अलग अलग उन्नत किस्मों के होते हैं ना, तो परागण क्रिया के साथ संकरण भी हो जाता है। यानी कि यदि पुष्प एक ही जाति के अलग अलग उन्नत किस्मों के होते हैं तो परागण क्रिया के साथ साथ क्या हो जाता है, संकरण भी हो जाता है, उनके गुण भी होते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस क्रिया से फिर इस संकरण क्रिया से जो बीज प्राप्त होता है ना, उसे क्या कह देते हैं, फिर संकर या हाइब्रिड बीज कहते हैं। यह बीज अपने मातृ बीज से उन्नत किस्म का होता है, क्योंकि इसके अंदर दूसरे पादपों के गुण भी आ जाते हैं, इसलिए ये अच्छे गुणों वाला हो जाता है। इस प्रकार से मधुमक्खियां अपने उन्नत बीज भी प्राकृतिक रूप से प्रदान करती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी के जंतु जगत को भोजन की उपलब्धता के साथ ये उनको शहद व मोम भी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो ये था इनका कृषि में महत्व। अब अपन इस पाठ के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे मधुमक्खी सामाजिक और लाभदायक कीट होता है, सामाजिक कीट है और लाभकारी कीट है। पृथ्वी पर परपरागण में मधुमक्खी का योगदान होता है और कीटों के द्वारा जो अपन मानते हैं परागणी क्रिया होती है 80% किसके द्वारा होते हैं, मधुमक्खी के द्वारा होता है। यूरोपियन मधुमक्खी का कृत्रिम रूप से पालन भी किया जाता है। जो यूरोपियन मधुमक्खी होती है कृत्रिम रूप से उसका पालन होता है। रानी अपने जीवन काल में मैथुनिक उड़ान सिर्फ एक बार भरती है। रानी जो मधुमक्खी होती है ना, वो अपने जीवन काल में मैथुनिक उड़ान सिर्फ एक बार भरती है। 5 नंबर का देखिए, रानी मधुमक्खी शुक्राणुओं को अपनी शुक्राणुदानी में भरने के बाद इन शुक्राणुओं को जीवन भर काम में लेती है। रानी निषेचित अंडों से रानी पुत्रियां एवं श्रमिक तथा निषेचित अंडों से नर उत्पन्न होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था वीडियो में कि रानी अनिषेचित अंडों से रानी पुत्रियां और श्रमिक तथा उत्पन्न होते हैं। रानी पुत्रियां व श्रमिक उत्पन्न होते हैं। जिन्हें जेली खिलाई जाती है वह तो रानी हो जाती है और जिन्हें नहीं खिलाई जाती वो श्रमिक रह जाते हैं। तथा अनिषेचित अंडों से नर उत्पन्न होते हैं। नर मैथुन कार्य के अलावा और कोई कार्य नहीं करते हैं। भोजन के लिए पूर्ण रूप से श्रमिक पर डिपेंड रहते हैं।
पौधों में परागण क्रिया का कार्य सिर्फ श्रमिक मधुमक्खियां ही करती है, यानी सैनिक या श्रमिक करते हैं। इनमें नर और रानी कोई कार्य नहीं करती। खोजी दल की श्रमिक मधुमक्खी वेगल नृत्य द्वारा छत्ते की अन्य श्रमिक मधुमक्खियों को शहद व परागणों के स्रोत की दिशा की सूचना देती है। यानी कि इनको जब पता चल जाता है कि इस दिशा के अंदर शहद या परागण है, तो उसकी सूचना ये गोल गोल घूमकर एक नृत्य करती है, जिसे अपन वेगल नृत्य कहते हैं, उसके द्वारा अन्य मक्खियों को पहुंचाती है। मधुमक्खी पालन करने से पूर्व उसका प्रशिक्षण लेना भी अति आवश्यक होता है। तो ये प्रमुख बिंदु थे आज के अपने लेसन के। इसी के साथ अपना ये मधुमक्खी वाला चैप्टर जो है वह कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इसको शेयर ज़रूर करना है। अगर कोई चैनल पर पहली बार आज वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर अन्य वीडियो भी देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।